आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज का क्लास भैया इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न थोड़े प्रीवियस ईयर्स के हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका पहले सीपीएमटी चलता था उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं, नीट में प्रश्न पूछे गए हैं और आपके आने वाली परीक्षा के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए, जो लोग अभी लाइव क्लास देख रहे हैं वो लोग कमेंट करेंगे, चैट करेंगे, लाइव चैट करेंगे, और जो लोग क्लास को एंड में देखेंगे वो अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में करते जाएंगे। साथ ही पहले आप लोग अपने आंसर देंगे, उसके बाद मेरे बताए हुए आंसर से आप लोग अपने आंसर्स को मैच करेंगे और क्लास के एंड में बिल्कुल ऑनेस्टली अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और भैया जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि काउंसलिंग तक की हर अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिकली पहुंचती रहेगी। साथ ही जो लोग बायोलॉजी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 29 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको 150 पीडीएफ फाइल्स दी जा रही हैं और अगर आप एक पीडीएफ फाइल का कीमत जोड़ेंगे देखेंगे तो नाम मात्र का शुल्क आपसे लिया जा रहा है। प्राप्त कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आपको पीडीएफ लिख करके मैसेज करना है और वहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आज की इस क्लास का पूछा गया है। स्तनियों में कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित को उत्पन्न करना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़े से ओल्ड क्वेश्चंस हैं लेकिन बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ये प्रश्न आपका सीबीएसई एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। पूछा क्या है, स्तनियों में कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित को उत्पन्न करना होता है। यानी कि सीधा सीधा आपको यहाँ पर समझना है कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या स्रावित होता है। ए ऑप्शन है केवल एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन है मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ऑप्शन डी है केवल रिलैक्सिन। इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का क्या है, स्त्रावण करना है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या देखिए 2 है। लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिकाओं के अल्पस्रावण का परिणाम है क्या? हाइपरग्लाइसीमिया, डाईयूरेसिस, ऊतकों में संचित प्रोटीन का ह्रास, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी उपर्युक्त सभी। तो देखिए भैया बात करते हैं लैंगरहैंस के द्वीप कोशिकाओं की। तो लैंगरहैंस के द्वीप में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें पहली कोशिका होती है अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकेगान हार्मोन्स का रिलीज होता है और उसके बाद में आती हैं बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है और इसी प्रकार से डेल्टा कोशिकाएं। तो डेल्टा कोशिकाओं से क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अब यहीं पर आपका इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर इंसुलिन। तो क्या आपको इंसुलिन के बारे में और बताएं? चलिए भाई एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा और बताया जाए या फिर नहीं। चलिए थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले बेंटिंग और बेस्ट नाम के वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया था और सेंगर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी आणविक संरचना ज्ञात की थी। इसी प्रकार से इंसुलिन शब्द की यदि बात करें तो इंसुलिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेफर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इंसुलिन क्या है, यह दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसमें आपकी आती है ए श्रृंखला। ए श्रृंखला में आपकी 21 अमीनो एसिड होती हैं और इसके बाद बी श्रृंखला आती है। बी श्रृंखला में आपकी 30 अमीनो एसिड्स होती हैं। इस प्रकार से ये जो ए श्रृंखला और बी श्रृंखला है, ये दोनों श्रृंखलाएं अगर इसके बीच में बॉन्ड पूछा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के जो है क्या करती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के कारण ये लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
तो लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिकाओं के अल्पस्रावण का परिणाम अगर इसकी बात करें तो देखिए भैया, अगर अल्पस्रावण होने लगे, हाइपो इंसुलिनिज्म होने लगे, तो सबसे पहले होगा हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से ग्लाइकोसूरिया होता है, मूत्र में अधिक मात्रा में ग्लूकोज उत्सर्जित होने लगता है। और डायबिटीज होता है। डायबिटीज क्या है? रक्त तथा मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने पर इस रोग को क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। पहला टाइप 1 डायबिटीज जो कि आनुवंशिक होता है और युवावस्था में ही प्रायः हो जाता है। इसके बाद आपका आता है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 में क्या है? 40 वर्ष के पश्चात यह होता है। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के हिसाब से बीटा कोशिकाओं के अल्पस्रावण यानी कि इंसुलिन का जब अल्पस्रावण होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, डाइयूरेसिस, ऊतकों में संचित प्रोटीन का ह्रास, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। देखिए पूछा क्या गया है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने हेतु उत्तरदायी हार्मोन्स का स्रावण होता है। कहां से? अग्न्याशय ग्रंथि से, लैंगरहैंस की द्वीप की बीटा कोशिकाओं के द्वारा, लैंगरहैंस की द्वीप की पी कोशिकाओं द्वारा, लैंगरहैंस की द्वीप की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा। तो वो जो हार्मोन होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उसका नाम क्या है? ग्लूकागान है। अब ग्लूकागान कहाँ से सीक्रेट होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को कमेंट करना है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? आग्नेयाशय लैंगरहैंस की द्वीप की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन डी इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मैलपीघी नलिकाएं हैं क्या? कीटों के उत्सर्जी अंग, मेंढक के उत्सर्जी अंग, कीटों के श्वसन अंग, या फिर कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियां। यूपीसीपीएमटी 2008 और 2012 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों के उत्सर्जी अंग है क्या? मैलपीघी नलिकाएं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है, मनुष्य के शरीर की एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? कार्पस कार्डियकम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस अलेटम, या फिर पीनियल ग्रंथि। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कार्पस ल्यूटियम क्या है? मनुष्य के शरीर की एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कौन सा हार्मोन भैया? अभी मैंने आपको बताया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है? यूपीसीपीएमटी 2012 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है प्रामस्तिष्क, बी ऑप्शन है पोन्स बैरोलाई, सी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, और ऑप्शन डी है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रामस्तिष्क क्या है? ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के पश्च मस्तिष्क का भाग है मेरुदंड, कार्पस कैलोसम, सेरिबेलम, या फिर हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेरिबेलम क्या है? मनुष्य के पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? भैया 31 जोड़ी है। ऑप्शन डी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में भूख तथा प्यास का केंद्र क्या है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। और इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? ये वेस्ट बंगाल जेईई 2013 का प्रश्न है और ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या है? मस्तिष्क में भूख तथा प्यास का केंद्र है भाई। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ग्लाइकोसूरिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि मूत्र में क्या हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का शुगर है। ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मूत्र में अधिक शर्करा की मात्रा हो जाना। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी है एमिनो अम्ल।
इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मानव के मूत्र से क्या उत्सर्जित होता है? यूरिया उत्सर्जित होता है। चलिए, आज के इस क्लास में इतने ही प्रश्न, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।